बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसेस जेवर ने शायद इकट्ठे $5,000 जिंदगी में कभी भी नहीं देखे होंगे। उस वक़्त की करेंसी रेट के मुताबिक $5,000 के बदले बांग्लादेशी 5 लाख टका मिलते थे। मिसेस डेविड ने मेरी ख्वाहिश के मुताबिक काम करने की हामी भर ली। वहां से रात 2 बजे मैं मुजम्मल के बंगले पर पहुंचा। हालांकि रजी को मैं मिसेस डेविड से मिलने का बता कर गया था। वापसी पर रजी जागता हुआ और मेरा मुंतजर मिला और बोला कि मुजम्मल 3 बार तुम्हारे वापसी के मुतल्लिक पूछ चुका है। अब बस एक प्रॉब्लम थी, वैन की। मैंने अगले ही रोज मुजम्मल को कहा कि तुम 2 फौजी ट्रकों का बंदोबस्त करो, एक ट्रक खवातीन के लिए और दूसरा मेरे थाई साथियों के लिए, और वादे के मुताबिक एक स्पीड बोट का जो खवातीन के खलना आते ही उन्हें लेकर हिरन घाटा पहुंचा दे। दूसरा ट्रक थाई साथियों को लेकर आए जो यहाँ मिसेस डेविड के घर क्याम करेंगे, और हमारे लिए भी एक स्पीड बोट होनी चाहिए जो हमें हिरन घाटा तक ले जाए। दोनों ट्रक रात को खलना पहुंचे और रात को ही स्पीड बोट हिरन घाटा की तरफ रवाना हो। मैंने वैन का मसला बताया तो मुजम्मल ने कहा इसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। एक फौजी ट्रक ऐन रुकने की जगह से 100 फुट के फासले पर खड़ा होगा। तुम और तुम्हारे साथी सोनिया को लेकर ट्रक तक पहुंचे और जहां कहोगे ट्रक तुम्हें छोड़ आएगा। यह मसला हल हो गया, मगर एक मुश्किल अभी बाकी थी जिसका कोई हल अभी तक समझ नहीं आ रहा था। उस रात मैं मिसेस डेविड के $1,000 एडवांस देने उसके घर गया तो मैंने मिसेस डेविड से कहा कि सोनिया को अगवा से लेकर तुम्हारे घर और यहाँ से हिरन घाटा तक शोर ना करने से कैसे रोका जाए। मिसेस डेविड सोच में पड़ गई और फिर कहा कि यहाँ मेरा एक क्रिश्चियन डॉक्टर वाकिफ है जिसने कई बार मुझे मुश्किल में से निकालने के लिए मेरी मदद की है। मैं उसे अभी बुला कर लाती हूँ, उसका घर करीब ही है, तुम यहीं बैठो। मिसेस थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर के साथ वापस आ गई। मिसेस डेविड ने कहा कि अगर आप इनका मसला हल कर दें तो ये आपको खासा मुआवजा देंगे। चूंकि मिसेस डेविड खुद उसमें मुलव्वस थी, इसलिए उसने डॉक्टर को कहानी ही सुनाई होगी। डॉक्टर ने कहा कि 5-6 साल के बच्चे के लिए बेहोशी की एक दवा बना कर दूंगा जिसका 1 सीसी इंजेक्शन बच्चे को 5-6 घंटे के लिए बेहोश करने के लिए काफी होगा और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। मैंने हामी भर ली। डॉक्टर अगले रोज दोपहर को मिसेस डेविड को वो इंजेक्शन देने का वादा करके चला गया। डॉक्टर को जाने से पहले मैंने $100 थमा दिए और फिर मैं भी वहां से चला आया। ज़ाहरी तौर पर मैंने सारी मुश्किलात का हल निकाल लिया था, मगर बातनी तौर पर कुछ मुश्किलात मेरे ऊपर मुस्कुरा रही थी। मैं रात 10 बजे के करीब मुजम्मल के घर पहुंचा तो वो बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा था और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसने बताया कि भारतीय कस्बे शांतिपुर से कैसर का फोन आया है। उसके साथी एक दुकान से खरीदारी कर रहे थे और वह खुद दुकान से बाहर खड़ा था। उसके साथी अभी खरीदारी करके दुकान से बाहर ही निकल रहे थे कि मामूल के मुताबिक पुलिस की गश्ती पार्टी उस दुकान के सामने आई। क्योंकि भारत में किसी का सरेआम असलहा लेकर चलना खिलाफ कानून है, उनका असलहा उनके पास था। लिहाजा पुलिस की गश्ती पार्टी ने रुक कर उनसे असलहा की बाबत दरियाफ्त किया। उनके पास तो असलहा का लाइसेंस भी नहीं था। उनका कोई माकूल जवाब ना देने पर पुलिस उनको अपने हमरा थाने ले जाना चाहती थी। तो लड़कों ने मुजाहमत की और एक लड़के ने अपना रिवाल्वर निकालकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक सिपाही शदीद जख्मी हो गया। बाजार वालों ने मिलकर उनके गिर्द घेरा डाल लिया और पुलिस वालों ने उनसे असलहा छीन कर उन्हें थाने ले गए। कल्पना और कैसर बाहर खड़े थे, लिहाजा वो हिरासत से बच गए और थाने तक उनका पीछा करके सीधा फोन ऑफिस आए और रमेश नाम से कॉल बुक की और तमाम वाकया मुझे बताया। मेरे पूछने पर मुजम्मल ने बताया कि कैसर ने कहा था कि जब तक भाईजान से फोन पर बात नहीं हो जाती वो टेलीफोन बूथ में ही रहेगा और टेलीफोन ऑफिस का नंबर कैसर ने लिखवाया है। मुजम्मल ने बताया कि करीब 5 बजे शाम को कैसर की कॉल मौसूल हुई थी। पहले तो सिर्फ मुजम्मल के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, अब ये सुनकर मेरे चेहरे पर भी उड़ने लगी। सोनिया को उठाने की सब तैयारियां मुकम्मल थीं और खलना से बैंकॉक जाने का भी महफूज इंतजाम हो चुका था कि यकायक ये नई मुसीबत आन पड़ी जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं थी। मुजम्मल से मशवरा करने के बाद हमने शहर के बूथ से कैसर को फ़ोन करने का फैसला किया। मुजम्मल का फौजी ड्राइवर मुझे फ़ोन ऑफिस ले गया और रात के 11 बज रहे थे जब मैंने शांतिपुर के फ़ोन ऑफिस में रमेश के लिए कॉल बुक करवाई। 30 मिनट बाद कॉल मिल गई। मैंने फ़ोन कान से लगाकर कैसर को हालात का सब्र से मुकाबला करने का कहा कि तुम लोग भारतीय शहरी हो, तुम्हारे साथियों के मजहब के मुतालिक पुलिस वाले अब तक जान चुके होंगे। तुम किसी तरह थानेदार को रिश्वत देकर इस बात पर आमादा करो
कि वो उन पर जिस्मानी तशद्दुद ना करें। उनके लवाहकीन 4-5 रोज तक यहाँ पहुंच जाएंगे और तुमसे माली मामला तय कर लेंगे। लिहाजा उनकी FIR उनके लवाहकीन के आने तक ना काटे। अगर उनके लवाहकीन तुमको मुतमईन ना कर सके तो जो जी में आए उनके साथ करना। अपना उनके साथ कोई ताल्लुक जाहिर ना करना, सिवा इसके कि वो भी तुम्हारी तरह यूपी के रहने वाले हैं। फौरी पैसा मिलने और मजीद और ज्यादा मिलने के लालच में यकीनन थानेदार तुम्हारी बात मान लेगा। किसी मुनासिब होटल जिसमें टेलीफोन की सहूलत मुयसर हो तुम क़याम करना और हर रोज मुजम्मल के नंबर पर फोन करके मुझे रोजाना की रिपोर्ट देना। यहाँ हमारा सब काम बिल्कुल तैयार है। इसे निपटा कर मैं जल्द अज जल्द वहां तुम तक पहुंचूंगा और इंशाल्लाह लड़कों को हिरासत से छुड़वा लेंगे। टेलीफोन पर कैसर को तसल्ली देकर और समझाकर मैं वापस मुजम्मल के घर आ गया। थोड़ी देर बाद फिर कैसर का फोन मुजम्मल के फोन पर आया और उसने एक नंबर बताते हुए कहा कि उसने शांतिपुर के किंग होटल में एक कमरा ले लिया है और अब वो थाने जा रहा है। मैंने उसे कहा कि रुपया बड़े बड़ों को खरीद सकता है। थानेदार को $1000 का नोट देना, मुझे यकीन है कि वो पालतू कुत्ते की तरह तुम्हारे सामने दुम हिलाने लगेगा। मैं यहाँ का काम मुकम्मल होते ही तुम्हारी तरफ रवाना हो जाऊंगा। मुजम्मल टेलीफोन पर मेरी गुफ्तगू सुन रहा था। मैंने कहा कि अचानक पड़ने वाली इफ्ताद की वजह से मेरे प्रोग्राम में कुछ तब्दीली होगी कि सोनिया को उठाने के बाद रानी और उसके लड़के, रजी की बीवी और हमीद के हमरा हिरन घाटा ले जाने के लिए मेरे 3 थाई साथी भी साथ होंगे और बकिया 3 साथी रजी और मैं शांतिपुर जाएंगे। मैंने मुजम्मल से कहा कि कैसर और उसके साथियों ने मेरे लिए दोस्ती की हदूद को भी पार कर दिया है और वो मुझे इतने अजीज हैं कि अगर मुझे उनकी रिहाई दिलवाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दरेग नहीं करूंगा। एक बार नहीं, कई बार कैसर और उसके साथी मेरी मौत और मेरे दरमियान दीवार बांधकर खड़े हुए हैं। आज मेरी वजह से उन पर मुश्किल आन पड़ी है तो मैं उनका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। मुजम्मल चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला कि दोस्त, चिटागांग में मेरी और तुम्हारी मुलाकात और दोस्ती बहुत मुख्तसर अरसे तक रही। इसी मुख्तसर ताल्लुकात के नाते तुमने महज हमारी ज़रूरत के लिए वो काम किया जो तुम्हारे आने और करने से पहले हमारी दिली आरजू बनकर रह गया था। तुम्हारे दिल में कैसर लोगों के लिए जो जज्बात हैं वैसे ही मेरे और मेरे साथी अफसरान के दिलों में तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारी इस मुश्किल में हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरे इंतहाई काबिल एतमाद फौजी साथी, जिनमें एक JCO भी है और वो खलना में तुमसे पहले भी मिल चुके हैं, सिविलियन लिबास में मुसल्लह होकर शांतिपुर तुम्हारे साथ जाएंगे। भारत से उनको भी बेहद नफरत और अदावत है और तुम्हारी कमांड में वो तुम्हारा हर हुक्म बजा लाएंगे और तुम्हारे साथियों को छुड़वाने में अपनी जानों की भी परवाह नहीं करेंगे। मुजम्मल की इन बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली। मैंने ये फैसला किया कि साथियों को शांतिपुर से छुड़वाने के बाद बजाय वहीं से दहली और दार्जिलिंग भेजने के, उन्हें अपने साथ वापस बांग्लादेश ले आएंगे और हिरन घाटा से स्टीमर पर पहले होड़ा कलकत्ता के साहल पर उन्हें उतार कर फिर बैंकॉक जाएंगे। हमारे ग्रुप में सिर्फ रजी ही बंगाली जुबान जानता था और शायद यह भी मुमकिन था कि हम साथियों को तो छुड़वा लें मगर उनका असलहा हमें ना मिल सके। अब मजीद 3 बंगाली जुबान जानने वाले फौजियों के हमरा होने से हमारी नफरी और असलहा की कमी भी पूरी हो जानी थी और वापस बांग्लादेश के सफ़र में भी हमें खासी सहूलत मिल सकती थी। मैंने फैसला किया कि जब तक हम शांतिपुर ना पहुंच जाएं, मैं अपने थाई साथियों और रजी को कैसर लोगों के साथ होने वाले हादसे का ना बताऊं, क्योंकि हो सकता है ये उमर और खनसा के भेजे हुए लोग, जिनको मेरे साथ रांगामाटी जाने और वापस आने का आर्डर था, मेरे साथ ये सुनकर जाने से इनकार कर दें। मुकर्ररा वक़्त पर दोनों ट्रक रानी ग्रुप और थाइयों को लेकर खलना पहुंच गए। रानी वाला ट्रक तो सीधा उस घाट पर चला गया जहां 3 मुसल्लह फौजी एक बड़ी लांच लिए उनके मुंतजर थे। मैं भी मुजम्मल की जीप में वहीं पहुंच गया। लांच के कप्तान और फौजियों को पहले ही हिरन घाटा में मौजूद स्टीमर के मुतालिक ब्रीफ किया जा चुका था। मैंने रानी को कहा कि वो स्टीमर पर हमारा इंतजार करे, चाहे कितने ही दिन लग जाएं। सोनिया बहुत जल्द स्टीमर पर पहुंचा दी जाएगी। उन्हें रवाना करके मैं मुजम्मल के घर आया। उसके घर के करीब ही थाई साथियों के लिए ट्रक खड़ा था। उसी ट्रक में उनके साथ मैं मिसेस डेविड के घर पहुंचा। वो सो रही थी। मैंने उसे जगाया और थाई साथियों को उसके हवाले किया। उनके लिए मिसेस डेविड ने 2 कमरे पहले ही तैयार कर रखे थे और खाना भी तैयार था। उस वक़्त रात के 2:30 बज रहे थे। मिसेस डेविड ने बताया कि उसने अपने घर के सामने वाले दरवाजे को ताला लगा दिया है और अब अकबी दरवाजे को यूज़ किया जाएगा।
उसने ये एहतियात इसलिए की थी ताकि उसके पास आने वाले लोगों को पता ना चल सके कि उसके घर चंद अजनबी ठहरे हुए हैं। मिसिस डेविड ने कहा कि उसने अपना ज़रूरी सामान पैक कर लिया है और वो अब हमारे साथ ही पाकिस्तान जाएगी। मैंने कहा कि मिसिस, खूब सोच लो और हर पहलू पर नज़रसानी कर लो, क्योंकि एक बार पाकिस्तान जाकर दोबारा वापस लौटना नामुमकिन होगा। उसने कहा कि यह फैसला मैंने खूब सोच समझ कर किया है। अब रुकावट आपकी तरफ से होगी कि आप मुझे साथ ले जाना चाहते हैं या नहीं। मुझे सोनिया को बहलाने के लिए भी मिसेस डेविड की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके लिए हम सब अजनबी थे। सिर्फ मिसेस डेविड ही उसे थोड़ी बहुत वाकफियत रखती थी और वही उसे समझाने और राम करने में कामयाब हो सकती थी। मिसेस डेविड ने यह बताया कि डॉक्टर उसे बेहोशी की दवा और सिरिंज देकर चला गया है। ये इंजेक्शन खून की नसों में लगाने वाला था। डॉक्टर ने एहतियाती तौर पर एक क्लोरोफार्म की बोतल भी दे दी थी, जिसे रुमाल पर छिड़क कर चंद सेकंड रुमाल नाक पर रखने से बंदा बेहोश हो जाता है। सोनिया को वैन से अगवा करते वक्त इंजेक्शन लगाना तो नामुमकिन था, लिहाजा मैंने उस वक्त क्लोरोफार्म को इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। मुजम्मल के घर पहुंचते पहुंचते मुझे सुबह के 4 बज चुके थे और मैं बावजूद कोशिश के सो ना सका। मेरा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ सोनिया को अगवा करके हैरियत से स्टीमर तक पहुंचाना और दूसरी तरफ कैसर लोगों को इस मुसीबत से रिहा करवाना। सुबह 8 बजे मुजम्मल नाश्ता लेकर आ गया तो मैं बदस्तूर जाग रहा था। नाश्ते के साथ 2 कप चाय पीने के बाद तबीयत में कुछ बेहतरी हो गई। नाश्ता करके 2 घंटे नींद ली और फिर उठकर नहाकर ताज़ा दम होकर मिसेस डेविड के घर की तरफ रवाना हो गया। मैंने मिसेस डेविड से कहा कि अगर हमारा सारा प्लान ओके रहा तो कल रात 10 बजे आपको सोनिया और मेरे साथियों समेत हिरन घाटा में स्टीमर तक पहुंचना है, लिहाजा सब तैयारी कर लो। और थाइयों को भी सारा प्रोग्राम समझाते हुए कहा कि गोली हरगिज ना चलाएं। लिहाजा 3 थाई साथी, सोनिया, हमीद, 3 फौजी साथी और मिसेस डेविड को लेकर हिरन घाटा में हमारे मुंतजर स्टीमर पर जाएंगे और नंबर 2 और 2 थाई साथी मेरे साथ एक मिशन के लिए दरसना से आगे भारतीय इलाके शांतिपुर में मेरे साथ जाएंगे। किसी ने कोई एतराज ना किया। फिर नंबर 2 ने कहा कि आप मिशन क्या है? तो मैंने कहा कि तुम्हारे साथी या तुम अगर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं तो क्या मैं गवारा करूंगा कि तुमको मुसीबत में छोड़कर चला जाऊं? हरगिज नहीं। मुझे अपने साथियों के दिल का हाल मालूम ना था, लेकिन मेरी अपनी हालत माजी के अंजाम दिए गए मिशनों से कतअन बरअक्स थी। माजी में एक्शन डे से कबल की 1-2 रातें मेरी जागते ही गुजरती थी और मिशन में कामयाबी या नाकामी की सोच में गर्क रहता था। लेकिन उस रात मैं भरपूर सोया और अगले दिन बिल्कुल तरोताज़ा उठा। उस तब्दीली की शायद वजह यह थी कि एक के बाद एक खतरात से खेलते हुए मेरी तबीयत उसकी आदी हो चुकी थी और इस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां पर डर, खौफ और जान जाने का खौफ बिल्कुल नहीं रहता। मुझ पर मुश्किलात इतनी पड़ी कि फिर सब आसान हो गई और अब मैं ऐसे हालात का आदी हो चुका था कि एक परेशानी ख़त्म नहीं होती थी और दूसरी नाज़िल हो जाती थी। कैसर लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवा कर मैं इस तरह मुतमईन हो चुका था कि अब सिर्फ सोनिया को उठाकर स्टीमर तक, वहां से बैंकॉक और बैंकॉक से पाकिस्तान के सिवा कोई मसला दरपेश ना था। लेकिन अचानक टेलीफोन पर कैसर से बातचीत पर हालत बदल गई। इसी तरह अब मेरा प्लान भी तब्दील हो चुका था। सोनिया को स्टीमर तक पहुंचाकर कैसर लोगों को पुलिस की हिरासत से छुड़ाने के लिए जाना था। मैं भारत में पहले ही वांटेड था और भारतीय अखबारात में मेरी कितनी ही तस्वीर शाया हो चुकी थी और मुझे जिंदा या मुर्दा पेश करने पर इनाम भी था। लेकिन उसके बावजूद मैंने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भारतीय बॉर्डर क्रॉस करके शांतिपुर जाकर कैसर लोगों को रिहा जरूर करवाऊंगा, चाहे इस कोशिश में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। गिरजे में मजहबी तकरीबात दोपहर 4 बजे थी। मुजम्मल ने ट्रक का बंदोबस्त कर दिया था। मैं दोपहर 2 बजे ही मिसिस डेविड के घर साथियों के पास चला गया। प्रोग्राम के मुताबिक 3 थाई साथियों ने मिसिस डेविड और सोनिया के साथ स्टीमर पर ही रहना था और नंबर 2 रजी और 2 थाई साथियों ने स्टीमर से दोबारा स्पीड बोट में बैठकर मेरे साथ वापस खलना आना और वहां से भारतीय कस्बे शांतिपुर जाना था। मिसिस डेविड ने बोट में महदूद जगह होने की बिना पर सिर्फ 2 सूटकेस ही सामान के तैयार किए थे। थाई साथियों ने भी गैर जरूरी सामान मिसिस डेविड के घर पर ही छोड़ना मुनासिब समझा, जिसे हम भारत से वापसी पर साथ ले सकते थे। तमाम तैयारी मुकम्मल करके हम 3:30 बजे ही हानका की वैन के वापसी के रास्ते पर पहले से मुंतहब निस्बतन सुनसान जगह पर पहुंच गए। 4 बजे मुजम्मल का भेजा हुआ फौजी ट्रक भी पहुंच गया, जिसे हमने वैन को रोकने वाली जगह से
60 मीटर दूर रुकने का कहा। उस ट्रक में वही तीनों फौजी थे जिन्होंने हमारे साथ स्टीमर तक और फिर वहां से वापसी पर शांतिपुर हमारे साथ जाना था। उस वक्त तो वो तीनों अपने फौजी यूनिफॉर्म में थे, मगर शांतिपुर हमारे साथ उन्होंने सिविलियन लिबास में जाना था। मैंने कीलू से बने हुए टायर ब्रस्टर्स के नाकाम होने की सूरत में नंबर 2 और रजी की ये ड्यूटी लगाई कि वो सड़क पर कील फेंकने के मुकाम से 30 फीट के फासले पर पोजीशन लेकर बैठ जाएं। अगर कीलू से टायर ना फटे तो वो फायर करके टायर फाड़ दें। हमारे अंदाजे के मुताबिक वैन रोक कर सोनिया को वैन से निकाल कर साथ ले जाने और फरार होने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट सर्फ होने थे। इस दौरान अगर कोई दूसरी गाड़ी अचानक वहां आ जाती है तो बाकी थाई साथियों ने गन पॉइंट पर उस गाड़ी को रोककर उसकी गाड़ी की चाबी निकाल लेनी थी। हमें यह भी एहतियात करनी थी कि फौजियों का अगवा से ताल्लुक शो ना हो, इसलिए हमने फौजी ट्रक को जहां सड़क पर एल का निशान था और सड़क मोड़ मुड़ती थी वहां खड़ा किया था और वो सामने नजर भी नहीं आ रहा था। फौजी जेसीओ ने बताया कि स्पीड बोट तयशुदा मुकाम पर ठीक 5 बजे तैयार हालत में खड़ी होगी। अब नए प्रोग्राम के मुताबिक हमें सोनिया को लेकर मिसिस डेविड के घर जाना था और वहां से मिसिस डेविड को सामान समेत घाट पर ले जाना था। मिसिस डेविड ने बताया कि चर्च की रस्मात ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक खत्म हो जाती हैं, यानी 6 से 6:30 बजे के दौरान वैन ने चर्च से खानका के लिए रवाना होना था। अब हम पूरी तरह वैन के रास्ते पर सड़क के दोनों साइडों पर बिल्कुल तैयारी की हालत में बैठे थे। हमारी असल बेचैनी अब शुरू हुई थी। इंतजार का एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा था। मैंने किलू के हाफ सेट एक थाई को दिए जो सड़क की दूसरी जानब मेरे मुकाबिल खड़ा था। हमसे 60 मीटर के फासले पर एल टर्न से गुजरकर हमें वैन आती दिखाई देनी थी और हमने कील सारी सड़क पर बिछा देने थे। शाम 6 बजे ढलते सूरज की रोशनी दरख्तों की वजह से कम हो जानी थी, इसलिए मुझे यह भी ख्याल रखना था कि हम किसी गलत गाड़ी को ना रोक बैठें। खलना में बहुत कम गाड़ियां थी और हानका वाली वैन का रंग स्याह था, जिसे सिर्फ मैंने ही एक बार देखा था। 60 मीटर की दूरी से वैन का नंबर पढ़ना नामुमकिन था, इसलिए मुझे सिर्फ अपनी याददाश्त पर ही भरोसा करना था। मैंने वक्त गुजारी और सड़क पर ट्रैफिक का लोड देखने के लिए हर आने जाने वाली गाड़ियों और साइकिल रिक्शा को गिनना शुरू कर दिया। यह मसरूफ सड़क ना थी, बकौल मिसिस डेविड के ये सड़क हानका से थोड़ा आगे जाकर खत्म हो जाती थी। इस सड़क पर हमने बिल्कुल सुनसान जगह मिशन के लिए मुंतहब की थी। 6 बजे तक 2 गाड़ियां और 2 रिक्शे उस सड़क से गुजरे थे और पैदल आने जाने वाले भी ना होने के बराबर थे। वैन की आमद का वक्त हो चुका था। मैंने सड़क के बीच आकर साथियों को रेड अलर्ट का सिग्नल दिया और फिर अपनी पोजीशन पर वापस आ गया। 6:45 बजे सड़क के एल टर्न से वैन नमूदार हुई। टूटी फूटी उस सड़क पर उसकी रफ्तार खासी कम थी। मैंने सड़क पर कीलों के सेट फेंके तो थाई साथी ने भी अपने सेट फेंक दिए। मैंने रुमाल निकालकर उस पर क्लोरोफार्म छिड़का और रुमाल जेब में रखकर अपना साइलेंसर वाला पिस्टल निकालकर हाथ में पकड़ लिया। वैन हमारे सामने पहुंची तो कीलों के सेट ने अपना काम दिखा दिया। उसके दोनों फ्रंट टायर ठुस करके बैठ गए और हमसे तकरीबन 20 मीटर दूर जाकर वैन रुक गई। वैन के आहिस्ता होते ही हम सब ने उसकी तरफ भागना शुरू कर दिया और जब वैन रुकी तो हम बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुके थे। नंबर 2 ने अपने रिवॉल्वर से ड्राइवर को हैंड्स अप करवाया। ड्राइवर के साथ एक मदर नन बैठी हुई थी। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। 2 थाई साथियों ने वैन का स्लाइडिंग दरवाजा खोला। अंदर 10 नन बच्चियां एक सा लिबास पहने हुए बैठी हुई थी। मेरे हाथ में पिस्टल देखकर सब घबरा गईं। मैंने उन्हें अंग्रेजी में कहा कि अगर तुम बिल्कुल खामोश रही तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा।